Assalamu alaikum dear students. My name is Atif Hassan and I am your physics teacher. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव्स और ऑसिलेशन का लेक्चर जो कि NMDCAT का लेक्चर नंबर 15 है आज. ठीक है, लेक्चर नंबर 15. सबसे पहले आते हैं वेव्स पर. व्हाट आर वेव्स? Waves are the disturbance produced in any medium, or we can say that whenever we produce simple harmonic motion in the particles of the medium, then due to this simple harmonic motion, energy is carried from one point to the other by this simple harmonic motion, and this simple harmonic motion is termed to be disturbance, and this disturbance carries energy, and such kind of phenomenon is called as what? Waves. अब सबसे पहली MCQ कि वेव अपने साथ क्या कैरी करती है और क्या कैरी नहीं करती. तो याद रखें, डिफिनीशन से हमें मालूम है कि ये एनर्जी कैरी करती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब कभी एनर्जी ट्रांसफर होती है तो एनर्जी डायरेक्टली लिंक्ड है मोमेंटम के साथ. तो अगर एक डिस्टर्बेंस एनर्जी कैरी करती है तो वो अपने साथ मोमेंटम भी कैरी करती है. सो waves carry what? Energy. Secondly, it carries momentum, and one thing that wave cannot carry with itself is matter. So waves don't carry what? Matter, and matter is represented by what? Mass. ठीक है? Okay. Now इस चैप्टर में हम वेव्स के जो टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो 3 हैं. सबसे पहली वेव प्रोग्रेसिव वेव. प्रोग्रेसिव वेव से मुराद वो वेव हैं जो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कैरी करती हैं. ठीक है. अच्छा, एक है स्टैंडिंग वेव्स. स्टैंडिंग वेव्स ऐसी वेव हैं जो जिस मीडियम में पैदा होती हैं उस मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को कैरी नहीं करती, बल्कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो एनर्जी क्या करती है? ऑसिलेट करती है. और ऑसिलेट होने वाली एनर्जी 2 अक़साम की होती है. एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी. कैसे होती है? जब हम स्टैंडिंग वेव का पार्ट शुरू करेंगे हम उसमें ये डिस्कस करेंगे कि एनर्जी एट अ पॉइंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, and these vibrations will not be carried from one point to another. It will remain at rest at a particular position, and such kind of wave are called as standing waves. Okay, the third wave type is matter wave. Matter wave का concept हमें de Broglie ने दिया था. According to de Broglie, if a fundamental particle move with a certain velocity, means it will have a certain momentum, and whenever a fundamental particle is having momentum then a wavelength will be associated with it. कहने का मतलब ये है कि जब एक फंडामेंटल पार्टिकल मोमेंटम से आगे ट्रैवल करेगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, और जब एक वेव किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है तो वेव लेंथ जो है वो वेव का नेचर है. तो इससे मुराद ये है कि मूव करने वाला पार्टिकल वेव की तरह बिहेवियर शो करता है, और वो मूव करने वाला पार्टिकल जो वेव की तरह बिहेवियर शो करता है उसे कहते हैं मैटर वेव. ओके, अब प्रोग्रेसिव वेव जो हैं वो 2 अक़साम के हैं. एक को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. सबसे पहले आते हैं किस पे? प्रोग्रेसिव की बात हम करेंगे. सबसे पहले थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं मैटर वेव पे, क्योंकि मैटर वेव जो है हमारे इस चैप्टर में ज़्यादा डिस्कस नहीं हुई. हम जस्ट उस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली पढ़ना चाहते हैं जो de Broglie ने हमें दिया था. सो इफ आई रफ इट then it will become easier. Now first of all I am going to discuss what matter waves. Matter waves, according to de Broglie, whenever a particle like electron moves with a certain velocity v, then there is mass of electron, and when mass of electron is multiplied by its velocity, it will give us what?
momentum, and whenever this electron moves with the momentum, then there will be associated a wave of wavelength lambda, and this wavelength is linked with this momentum by an equation h divided by p. This is called as de Broglie equation of the matter wave. ओके अच्छा, ये हमें क्या बताता है? अगर एक पार्टिकल के साथ मोमेंटम p हो तो उसके साथ एसोसिएटेड एक वेवलेंथ लैम्डा होगी। इसके बरअक्स अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख लूं, इससे मुराद ये है कि अगर एक वेव प्रोपेगेट कर रही है वेवलेंथ लैम्डा से, तो उसी वेव के साथ क्या एसोसिएटेड होगा? उसी के साथ एक मोमेंटम एसोसिएटेड होगा। तो पार्टिकल के साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड और वेव लेंथ के साथ मोमेंटम एसोसिएटेड जो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। सही है, ठीक है। बस इसमें हमने सिर्फ ये देखना है कि ये एक ऐसी वेव है जो पार्टिकल के मूव होने की वजह से सामने आती है, और इसको कहते हैं मैटर वेव्स। ओके, नाउ वी डिस्कस अ बिट on standing waves just in order to understand it graphically और diagrammatically। standing wave ऐसी होती है कि अगर हम एक string लें, ठीक है, और इसके दोनों जो sides हैं वो fixed support के साथ क्या हैं? fixed हैं। अगर हमने इसको एक पॉइंट पे प्लग किया तो एक वेव कैसे जाएगी? एक वेव इस जानिब रवाना हो जाएगी, यहां पर स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह एक वेव इस डायरेक्शन में ऐसे आएगी, यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो देखिए, एक डॉटेड वेव इस डायरेक्शन में आएगी और एक डॉटेड वेव रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में आएगी। तो ये दोनों वेव जो हमने यहां जनरेट किए हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव इज सिमिलर टू द सेकेंड वन, और हम जानते हैं कि जब दो सिमिलर फ्रीक्वेंसी वाले वेव अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए, प्रोपेगेट करते हुए एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करते हैं, तो इस तरह के वेव को क्या कहते हैं? स्टैंडिंग वेव्स। इसको क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव। अब अगर देखा जाए तो इसमें चंद पॉइंट ऐसे हैं जिनकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या है? जीरो है। तो स्टैंडिंग वेव में वो पॉइंट जहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जीरो है उसको कहते हैं नोड। तो इसमें ये नोड N1, N2, N3, N4, N5, N6 एंड N7। अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले जहां एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा है, इसको कहते हैं एंटी नोड। तो इसमें कितने एंटी नोड होंगे? याद रखें कि इसमें एंटी नोड होंगे 6। वो हमें कैसे पता चला? याद रखें कि नोड और एंटी नोड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है ये कि एंटी नोड तादाद में नोड से एक क्या होगी? कम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसके बरअक्स हम ये भी कह सकते हैं कि नोड्स की तादाद एंटी नोड से एक ज्यादा होगी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव दैट आर ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, मिटाओ। ओके, अब देखिए प्रोग्रेसिव वेव में हम कहां पे आते हैं? प्रोग्रेसिव वेव प्रोग्रेसिव वेव में हमारे पास एक क्या है? एक हमारे पास जो वेव है वो है लॉन्गिट्यूडनल।
ठीक है, एक जो है वो हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, और एक जो है वो क्या है, ट्रांसवर्स है। एक हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है, अगर मैं इसको मिटाऊं और थोड़ा ऐसे क्लियरली लिखूं आपके लिए, तो एक इसमें है लॉन्गिट्यूडनल और एक है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऐसे होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पार्टिकल ऑफ मीडियम है और ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो जिस लाइन पे ये टू एंड फ्रो मोशन करता है उसी लाइन के अलोंग जो है वो वेव आगे बढ़ती है। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स और वेव प्रोपिगेशन के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो 0 होता है। जिस लाइन पर ये पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट करते हैं उसी लाइन पर वेव क्या करती है, आगे बढ़ती है। सो वी कैन से दैट the waves in which the particles vibrate parallel to the direction of propagation of wave, so it is called as longitudinal wave, and the angle between the direction of vibration and direction of propagation of wave is termed to be 0 degree. okay longitudinal wave के examples में सबसे जो important example है वो है sound waves का। किसका? साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जो हैं वो कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस की शक्ल में होते हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस की शक्ल में होते हैं। ठीक है, सो अगर यहां देखा जाए तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, और ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है जिस लाइन पर ये वाइब्रेट करते हैं उसी लाइन पर आगे जाते हैं। सो वी कैन से दैट द एंगल बिटवीन द vibration axis and the direction of propagation is 0. okay? अच्छा, इसके बरक्स अगर हम इस तरह एक स्लिंग की स्प्रिंग ले लें, स्लिंग की स्प्रिंग क्या होता है, स्लिंग की स्प्रिंग एक फ्लेक्सिबल स्प्रिंग होती है जिसको स्ट्रेच भी किया जा सकता है और जिसको अपनी मर्जी के मुताबिक कंप्रेस भी किया जा सकता है। अगर हम इस तरह इसको स्ट्रेच करें और इसे छोड़ें तो ये इस तरह टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर लेगा। तो किसी रीजन पे ये जो स्लिंग की स्प्रिंग है ये इस तरह क्या होगा, कंप्रेस, करीब करीब, कहीं पे ये ऐसे दूर दूर होगा। तो जहां पर ये कंप्रेस होगा उसको हम कहेंगे कंप्रेशन, जहां पर ये दूर दूर होगा मतलब इसके ये जो रिंग्स हैं वो दूर दूर होंगे, इसको हम कहेंगे रेयरफेक्शंस। तो फिर से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कहां पैदा हुए, साउंड वेव में, और साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। बिल्कुल इसी तरह जो वेव्स स्लिंग की स्प्रिंग में पैदा किए जाते हैं वो भी कौन से हैं, वो भी जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल हैं। ठीक है, अब इसके बरक्स ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव क्या है, जिस तरह यहां पर हमने पढ़ा कि पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और प्रोपेगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन के दरमियान एंगल 0 होता है, बिल्कुल इसी तरह यहां पार्टिकल्स जो हैं वो अगर टू एंड फ्रो मोशन करते हैं तो वेव इस मोशन के लाइन के परपेंडिकुलर आगे प्रोपेगेट करती है। पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव के आगे प्रोपेगेट होने की डायरेक्शन में एंगल कितना बनता है, 90 का बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि द वेव्स इन विच द पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ रोप और अ स्ट्रिंग। अगर हम एक स्ट्रिंग लें ऐसे, इसको एक फिक्स बाउंड्री के साथ क्या कर लें, अटैच कर लें, और इसको इस तरह टू एंड फ्रो मोशन दे तो हमारे पास ऐसी एक वेव नजर आने लगेगी। ठीक है, ये ट्रांसवर्स है। देखिए वेव जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी, देखिए वेव जो है आगे की तरफ बढ़ेगी ऐसे, और जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स वो इस मीन पोजीशन के मीन्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ क्या करेंगी, टू एंड फ्रो मोशन करेंगी। तो देखिए क्या कौन सा एंगल बना रही हैं, 90। इसको कहते हैं जी ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, अब ट्रांसवर्स वेव का ये जो लाइन है, अगर मैं इस लाइन की बात करूं,
इसको कहते हैं, इस ब्लैक लाइन को जिसके ऊपर नीचे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, इसको कहते हैं मीन पोजीशन और मीन लाइन। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन के जो अपर लोब है, इसको जी नाम देते हैं क्या? क्रस्ट का। और जो लोअर लोब है इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं ट्रफ। ठीक है, तो याद रखें। अब इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। ट्रांसवर्स वेव का क्रस्ट जो होता है वो पॉजिटिव मैक्सिमम होता है। बिल्कुल इसी तरह जो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव का, वो किसका काम करता है, या हम इसको किसके इक्विवेलेंट ले सकते हैं? क्रस्ट के। और जो हमारे पास रेयरफेक्शन होता है उसको हम किसके तरह ले सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं? ट्रफ की तरह। So crust and compression are treated as same, and similarly trough and rarefaction will be treated as same. अच्छा, अब यहां देखिए, अब हम थोड़ा कॉन्सेप्ट अपना मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई से मुराद ये है कि इसी ट्रांसवर्स को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, अब देखें, साउंड वेव की अगर बात की जाए ना, साउंड वेव की, तो साउंड एक ऐसी वेव है जो किसी मीडियम में पैदा होने के बाद अगर आगे जाना चाहती है तो इसके आगे प्रोपेगेट करने के लिए भी एक मीडियम की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, इस रूम से मैं एयर को हटा लूँ और मैं आपसे बात करूँ तो मैं आवाज़ जनरेट कर पाऊँगा, लेकिन मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचेगी। जब आप मुझे देखेंगे तो मैं अगर आपसे कहूँ वेव्स आर द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम, सो आपको कुछ यूँ नज़र आएगा, सिर्फ मेरे होंठ आपको हिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि एयर एक ऐसी मीडियम है जो आवाज को आगे लेके जाती है। तो अब यहां इस डिस्कशन से यह पता चला कि साउंड वो वेव्स हैं जिसके आगे प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम दरकार है। तो साउंड की तरह जितनी भी वेव्स हैं जिनके आगे प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम दरकार है, उन्हें कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। सो मैकेनिकल वेव आर दोज वेव्स which require a material medium for its propagation. Mechanical waves. ठीक है, मैकेनिकल वेव means waves which requires material media या मटेरियल मीडियम। ओके, जिस तरह साउंड वेव है, एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। सिमिलरली, वेव्स प्रोड्यूस इन द रोप, if we move it back and forth, then transverse wave will be generated in the rope. And rope is a medium. If this medium is not present, then these waves will not be generated. So the waves generated in the rope are mechanical waves. Similarly, if we drop a stone in a lake of water, then ripples will be created. And these ripples will be created in the water, so these ripples are termed to be water waves. And for these waves to propagate, we have required the water as medium. If there is no water, then there will not be present such waves. So water waves is also an example of. Water waves are also an example of mechanical waves. ठीक है? But which mechanical waves? Transverse mechanical waves. अब इसमें कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होती। जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फैमिली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फैमिली है वो मीडियम रिक्वायर नहीं करती अपने प्रोपेगेशन के लिए, तो ऐसे वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और EM वेव्स।
जिस तरह मैकेनिकल वेव क्या करती है, मटेरियल मीडिया रिक्वायर करती है अपने प्रोपेगेशन के लिए, ऐसे वेव्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं जो जनरेट होने के बाद विदाउट एनी मीडिया आगे प्रोपेगेट कर सकते हैं. So such kind of waves which can propagate without any material media from one point to another are termed to be EM waves. For example हमारे पास जो रेडियो वेव हैं, अल्ट्रावायलेट हैं, इंफ्रारेड हैं, गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऐसे वेव्स हैं जो मीडियम रिक्वायर नहीं करती अपना प्रोपेगेशन के लिए. तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को क्या कहते हैं, यहां अगर आप देखें तो मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड था ना मैकेनिकल के लिए, इनके लिए रिक्वायर नहीं है, तो इनको दूसरा नाम दे सकते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स. नॉन मैकेनिकल वेव्स. ओके, अच्छा, अब सवाल ये है कि ये लॉन्गिट्यूडनल होंगी या फिर ट्रांसवर्स होंगी. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितने भी वेव्स हैं ये पोलराइजेशन फिनोमेना को परफॉर्म करते हैं, और पोलराइजेशन फिनोमेना जो भी वेव परफॉर्म करती है उसको हम ट्रांसवर्स मानते हैं. सो द नेचर ऑफ ईएम वेव इज ट्रांसवर्स. इस वेव में एक जो पार्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है. अगर मैं ऐसे लिखूं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा जो पार्ट होगा वो किसका होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का होगा. ऐसे करके लिख सकते हैं. तो देखिए इस तरह कर लें, इस तरह हमारे पास वेव बनेगी. इसमें ये रेड ब्लैक जो पार्ट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. और अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी पॉइंट पर प्रोपेगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन के साथ 90 का एंगल बना रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी 90 का एंगल बना रहा है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो भी क्या है, वो भी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है. अच्छा, अब एक एमसीक्यू है. एमसीक्यू में हमसे ये कहते हैं कि हमारे पास मून जो है उस पर एक एक्सप्लोजन होती है. एक्सप्लोजन का मतलब है कि धमाका हो जाता है, और यहाँ अर्थ सरफेस से एक बंदा इसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. तो ये जो बंदा है ये इस एक्सप्लोजन का साउंड भी सुन सकता है, ये इसे देख भी सकता है, या तीसरी ऑप्शन ये है कि ये सिर्फ इसे देख सकता है, साउंड नहीं सुन सकता. तीसरी बात, ये इसे देख भी सकता है और साउंड भी सुन सकता है. So option number A is that this person can only hear what? Sound. Beta is he can also observe it. देख सकता है इस धमाके को. Charlie is he can hear both sound and, yeah, we can say that both A and B. Number D, none of these. तो देखें, अगर धमाका होता है तो साउंड तो यहां पैदा होगी, ये तो ऑब्वियस है. लेकिन मून से यहां साउंड के पहुंचने के लिए जो मीडियम है वो मौजूद नहीं है. यहां क्या है, वैक्यूम है. और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है. तो साउंड जो है इस बंदे या ऑब्जर्वर के कानों में नहीं पहुंचेंगी. क्यों? क्योंकि साउंड रिक्वायर अ मीडियम एंड देयर इज वैक्यूम इन बिटवीन द मून एंड द अर्थ. अब यहां पर जो लाइट इससे निकलेगी, लाइट क्या है, एक ईएम वेव है. और ईएम वेव के लिए यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कोई मीडियम दरकार नहीं है. तो ये बंदा एक्सप्लोजन के होते हुए क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है. सो ही कैन ऑब्जर्व लाइट. सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ प्रोसीड फर्दर. अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स पे.
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव में सबसे पहले बात करते हैं वेवलेंथ पे। अगर हमारे पास ऐसी एक वेव है, ठीक है, सॉरी, तो देखिए ये इसका क्रस्ट है, ये इसका ट्रफ है, ये इसका क्रस्ट है, ये फिर से ट्रफ है। वेवलेंथ जो है उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी डिफिनीशन ये है कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान जो फासला होता है या किसी भी दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के दरमियान जो फासला होता है उसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ, और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो क्या है, इसका यूनिट है मीटर, बिकॉज इट इज अ लेंथ, द डिस्टेंस कवर्ड बाय a wave in one cycle is called as its a wavelength, ठीक है। इसकी एक डिफिनीशन ये भी हो सकती है। अगर आप इन दो क्रस्ट के दरमियान देखें तो यहां से यहां तक जो एंगल कवर हुआ है वो कितना है, वो है 90। फिर यहां से यहां तक कितना कवर हुआ है, 90। 90 प्लस 90 इज 180। फिर यहां से यहां तक कितना कवर हुआ, 90। 180 प्लस 90 270, और यहां से यहां तक जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हमने ये भी पढ़ा है कि वन साइकिल में वन वेवलेंथ होती है और 360 डिग्री होती है, सही है। तो देखिए यहां पर कितने टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज कितने हो गए, 360 डिग्री हो गए। सो आप ये भी कह सकते हैं कि whenever a wave cover 360 degree, during this the length covered by this wave is called as its a wavelength, okay। now इसके बाद जो है वो है वेव स्पीड या स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव, जिस तरह हम स्पीड को जनरली डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड ए स्पीड, बिल्कुल इसी तरह द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज इट्स स्पीड। स्पीड की डिफिनीशन क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन अ यूनिट टाइम, सही है। अगर एक साइकिल की बात करें, किसकी बात करें, एक साइकिल की बात। एक साइकिल से मुराद ये है कि जब वेव एक क्रस्ट से होता हुआ दूसरे क्रस्ट की तरफ बढ़ता है तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक पहुंचने में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होती है वो होती है किसके बराबर, 1 वेवलेंथ के बराबर। और 1 वेवलेंथ को कवर करते हुए जो टोटल नंबर ऑफ एंगल हैं, डिग्रीज हैं, वो कितने हैं, 360 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री कवर करने में जो टाइम लगता है वो होता है टाइम पीरियड। अगर इन दोनों वैल्यू को उठाएंगे और हम यहां पुट कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी क्या, एस के बजाय मैं पुट कर लूंगा लैम्डा और टाइम के बजाय पुट कर लूंगा कैपिटल टी। तो स्पीड को आप ऐसी भी डिफाइन कर सकते हैं, द वेव लेंथ कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज द स्पीड ऑफ वेव्स, सही है। तो देखें हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द वेवलेंथ कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ वेव्स। अच्छा, अब इसी फार्मूले को हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसे, lambda into 1/t, and we know that 1/t is the reciprocal of time period and it is termed to be frequency. So इसको हम ऐसे लिख सकते हैं lambda into f. The speed can also be defined as the product of wavelength and frequency of a wave is called as its speed, and this equation is called as universal equation. Universal equation of waves. ये तमाम वेव के लिए वैलिड है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, चाहे वो ट्रांसवर्स हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो नॉन मैकेनिकल हो, ठीक है। अब हम फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। फ्रीक्वेंसी अगर किसी पॉइंट से
एक सेकंड में जितनी तादाद में वेव्स गुजरती हैं, एक सेकंड में उन गुजरने वाली वेव्स की तादाद को फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। फ्रीक्वेंसी, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स passing divided by time taken. This is a general formula of frequency. अगर मैं number of wave को small n से represent करूं और time को small t से represent करूं, so this is the general formula of frequency, the number of wave divided by time taken. अब यहां पर अगर हम n को क्या लें, 1, इससे मुराद यह है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में एक वेव गुजरी है, समझ आ रही है ना। और एक वेव को गुजरने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो अगर हम इसको क्या कर लें, n = 1 ले लें, तो स्मॉल t को हम क्या लेंगे, कैपिटल T। इन दोनों को यहां पर जरा प्लेस कर लें तो फ्रीक्वेंसी की जो इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। हमने इसको ऐसे जो है वो डिराइव कर लिया, समझ आ रही है। अब थोड़ा इस इक्वेशन को क्या करते हैं, फर्दर डिस्कस करते हैं कि एक वेव अगर एक मीडियम से दूसरे वेव मीडियम में एंटर करती है तो ये जो यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ वेव है, इससे हम क्या इंफॉर्मेशन हैंडल कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।